ठीक है, जय हिंद सभी को। तो हमने जो बेटा लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके 150 से लेकर 200 तक के। तो देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 150 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 150 बोलता है कि प्रकाश क्या है। पूछा है कि लाइट क्या है। ऑप्शन देखिएगा, लाइट में बोला है कि ये ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा ऑप्शन है ये अदृश्य गैसेज है, अदृश्य शक्ति है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो लाइट है आपका ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है बच्चा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका ए। आपको मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो एक्चुअल में लाइट होती क्या, तो लाइट जो होती है वो क्या है, पॉकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। इसको फोटोन भी कहा जाता है, या ऊर्जा के जो प्रकाश के जो छोटे कण हैं उनको क्या कहते हैं, फोटोन। ये वाला क्वेश्चन आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर देना। प्रकाश के छोटे कण, प्रकाश के जो छोटे कण हैं जिनको पॉकेट ऑफ एनर्जी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, फोटोन। तो कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फोटोन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि लाइट एक्चुअल में क्या होती है। तो जो लाइट होती है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है, जिसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, उनको फोटोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि सनलाइट रीच अर्थ इन अबाउट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर करिएगा तो डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करने की बात करें कि इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो कई बार ये ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 8 मिनट, इसका एक और आंसर भी रहता है 8 मिनट 20 सेकेंड। या तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, लगभग 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर निकालने की बात करें तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस होती है अर्थ से लेकर सन की जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 1.5 करोड़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इतने किलोमीटर आपकी क्या है, डिस्टेंस है। और हमें पता है लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या एक काम करते किलोमीटर में लेते हैं तो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए डिस्टेंस अर्थ से सन की यह है, और जो स्पीड लाइट की होती है वो 3, आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकाल दे तो जो मैथ का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपको पता है कितना आएगा 15। तो इसमें कितनी ज़ीरो आ जाएगी आपकी, 2 4 5 6 7, और डिवाइड करेगा स्पीड से तो कितना आएगा 2 3 4 5, और आपको पता किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड में। तो यहाँ से देख लीजिएगा 5 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, 3 से कटेगा 5 टाइम। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना है, 500 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 151 का, और राइट आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन है। अगर आपने ये नहीं देखने कैलकुलेशन वगैरह तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे एक काम जरूर करिएगा, या तो 500 सेकंड आपके ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो 8 मिनट 20 सेकंड भी ऑप्शन में हो सकता है। यहाँ से भी आपका रिजल्ट सेम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है द नेचर ऑफ लाइट, जो प्रकाश है उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो लाइट है उसका जो नेचर होता है वो ड्यूल नेचर होता है। वो वेव की तरह भी रिएक्ट करता है और ये पार्टिकल की भी तरह भी रिएक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहना है वो रहेगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, आपका सही रह जाएगा। जैसे जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है आपका वो एज ए पार्टिकल नेचर बिहेव करती है, ठीक है। और इसी तरह से और वेव नेचर भी बिहेव करती है लाइट आपकी। तो इसका मतलब जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 153 में बोलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी भौतिक राशि उसकी नहीं बदलती, ठीक है। तो ये बोलता है वेग,
ये बोलता है वेवलेंथ, ये आप बोलता है फ्रीक्वेंसी, और ये है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा वो नहीं बदलती। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में ये डिपेंड करती है सोर्स ऑफ ओरिजिन की, जो यहाँ से आपका लाइट ओरिजिन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, वो फिर कांस्टेंट रहती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। पर स्पीड आपको पता है, जब एक मीडियम से अगर आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा, स्पीड क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसका ये मीडियम डेंसर है तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर ये वाला मीडियम आपका क्या है, रेयर मीडियम है, ये डेंसर था, तो स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि स्कैटरिंग, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो मुड़ना शुरू करती है, मुड़ना भी शुरू करती है और स्पीड पे भी फर्क पड़ता है। तो दूसरी बात है कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। तो सिर्फ क्या चीज़ है जो नहीं बदलती, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट रहने वाली है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बोलता है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। ठीक है, बोलता है वेवलेंथ घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है और आवृत्ति घटती है। तो पहली बात तो आपको मैंने पहले ही बताया कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं रहने वाला। तो मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके कट गए, तो इसका मतलब आपके दो ऑप्शन बचे। हमारे पास बचा ए कि वेवलेंथ घटती है और दूसरा में बोलता है वेवलेंथ बढ़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ए डिक्रीज कर जाएगी। अब वेवलेंथ डिक्रीज इसीलिए करती है क्योंकि हमें पता है एक रिलेशन होता है बेटा, जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक रिलेशन होता है ऑप्टिक्स में। तो आप ये बताइए, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप मुझे ये बताओ, ये तो हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। तो अगर स्पीड वैरी करेगी, कम करे, घटेगी, तो वेवलेंथ भी घटेगी, और अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब तो डायरेक्टली है। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है कि भाई जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाने वाली तो स्पीड तो कम होगी, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए ऑप्शन आपका सही है। तो अब इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी लाइट जो है वो कहाँ से, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो ध्यान दीजिएगा उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ये बोलता हवा में होती है, पानी में होती है, ग्लास में या डायमंड में। तो जो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है, मैक्सिमम जो स्पीड होती है लाइट की वो होती है बच्चा, वैसे तो निर्वात में होती है पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो निर्वात में नहीं ऑप्शन दिया तो हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए। एयर में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और हवा में जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे बात करें पानी में, तो पानी में जो इसकी स्पीड रहती है बेटा मैं बता देता हूँ, पानी में जो इसकी स्पीड है 2 × 2.5 10 की पावर कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पानी में। अब आपको पता कांच की बात करें तो कांच में स्पीड क्या रहेगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, ये तीनों में पूछा जाता है पेपर में कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम क्या होती है, तो देखो पहला जो नंबर आएगा, अगर आपसे पेपर में यहाँ निर्वात लिखा होता, कहीं वैक्यूम लिखा होता, तो हमारा राइट आंसर वैक्यूम रहना था, पर यहाँ वैक्यूम नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर रहने वाला वो क्या रहेगा आपका, हवा रहेगा। यानी एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर आपसे पूछे भाई पानी में बताइए कि पानी में स्पीड कितनी रहती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है यहाँ पे स्पीड कम हो गई। और अगर कांच की बात करें तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि लाइट की स्पीड सबसे कम किस में होती है, तो आप यहाँ पे चेक करिएगा, कांच में स्पीड सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किस में है, वैक्यूम में।
और हाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट की स्पीड मैक्सिमम वैक्यूम में होती है पर कितनी होती है, तो ध्यान देना लाइट की स्पीड जो होती है, लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन को, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड है बेटा वो वैक्यूम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, पर होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो हवा में भी है, ये तो सेम चीज़ है दोनों। तो मैं बता देता हूँ कि रोमन ने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया था, तो जब उसने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट किया था तो हल्की सी फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्या थी, वो एयर की स्पीड से थोड़ी ज़्यादा थी। पर उसने जब भी न्यूमेरिकल बात की जाती है तो लाइट की जो स्पीड है वो दोनों में सेम ली जाती है। ठीक है, बस इतना ज़रूर ध्यान आप पूछे कि मैक्सिमम किस में होती है, तो आपको वैक्यूम बताना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है। पहले में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है पहले नंबर पे। अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं है तो ईयर मिलेगा, क्योंकि दोनों में जो स्पीड है न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, ग्लास में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न होता है। तो इसका जो डायमंड का, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि भाई डायमंड चमकता है किसकी वजह से। फिर बोलते हैं कि कांच, जैसे आपने मिरर देखना, कभी मिरर में अगर दरार आ जाए, अगर मिरर में दरार आ जाए तो काफ़ी दूर से दिखाई देती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब में मरकरी डाल दो, आप टेस्ट ट्यूब में मरकरी डालो, पारा डालो तो चमकेगा। ये जो सारे एग्जाम्पल है बच्चा, या मिराज फॉर्मेशन होती है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये TIR के होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें ढूंढिएगा, ये बोलता है कि ये प्रकाश को इमिट करता है, ये गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर है, इसी की वजह से ये होता है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि हीरे का चमकना और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मिराज फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, या फिर कांच में दरार का चमकना, शीशे में जैसे मिरर जो हम यूज करते हैं दर्पण में, अगर उसमें कभी दरार आ जाए तो चमकती है। तो इन सब का जो रीजन होता है वो TIR होता है, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 156 बना। क्वेश्चन नंबर 157 पे आइएगा कि पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है। यानी तारे जो टिमटिमाते हैं उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। ये बोलता है कि रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग है और डिफ्रैक्शन है। तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यानी सॉरी, बी नहीं बच्चा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। यानी ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए। इसको बोलते हैं अपवर्तन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन भी बोल सकते हैं आप। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक्चुअल में होता ही है कि जैसे मान लीजिए स्टार है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर लाइट आई तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि पार्टिकल होते हैं। अब जैसे ही लाइट इनके ऊपर टकराएगी तो ये आपको पता है लाइट को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर क्या बोल सकते हैं आप, रिफ्रैक्ट कर देते हैं, मतलब मोड़ देंगे अपनी डायरेक्शन से, ओरिजिनल डायरेक्शन से। तो हमें ये लाइट जब यहाँ से विजिट हम देखेंगे तो हमें ये जो लाइट है वो कहीं यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो मतलब हमें लगेगा कि जो स्टार है एक्चुअल में वो यहाँ पे है, तो यहाँ नहीं होता, ये कहीं और होता है, पर हमें क्या करता दिखाई देता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल के कारण जो लाइट का है वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हमें तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और हमें इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बता सकते। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं, अपवर्तन की जगह पे वायुमंडलीय अपवर्तन भी आपका हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158, रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है। मिराज फॉर्मेशन होती है डेजर्ट में, ऐसा क्या होता है। तो मैं अभी जस्ट बात ही कर रहा था आपको कि मिराज फॉर्मेशन जो रेगिस्तान में होती है उसका जो रीजन होता है वो TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये TIR ऑप्शन में नहीं है तो शायद मैंने एक बार ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो तुम्हें जो आंसर करके आना है वो करना रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन करके आना है। क्या करके आना है, अपवर्तन, उस केस में आपका आंसर रहता है। एक्चुअल में क्या होता है मिराज फॉर्मेशन में, और ये होती क्या मिराज फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं कि रेगिस्तान में जब हम जाते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि दूर जाके जैसे कि भाई वहाँ पे पानी है, और जब हम वहाँ जाते तो पता चलता वहाँ पानी नहीं होता। तो इसीलिए जो मृग तृष्णा है या मिराज, इसे आंखों का भ्रम भी कहते हैं। तो कई बार पेपर में ऐसे भी आया कि आंखों का भ्रम किसे कहते हैं। तो आप लोगों को जो करके आना वो एक ही चीज़ है, मृग तृष्णा बोलते हैं इसको, या फिर मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। यानी रेगिस्तान में हमें पानी होने का आभास लगता है दूर जाके कहीं पे, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है तो मैं बता देता हूँ। अब होता ये कि जो डेजर्ट होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होते हैं बेटा, आपको पता है डेजर्ट में जो जैसे ही आपकी रेत गर्म हो जाती है तो हल्की गैस आपको पता ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर आपकी क्या होगी, भारी होगा। अरे भारी गैस ऊपर होगी, तो आप लोग को पता है जब लाइट आएगी, तो जब लाइट ऊपर से आएगी तो पहले आपको पता कहाँ एंटर होगी, भारी। आपको पता ऊपर जो गैस है वो कैसी है, भारी है, और नीचे वाली गैस कैसी है, आपकी हवा कैसी है, लाइट है। तो यानी डेंसर मीडियम से लाइट किस में आ रही है, आपकी रेयर मीडियम में आ रही है। यानी ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो डेंसर है, नीचे वाली चीज़ क्या है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट आती है तो इसमें एक क्रिटिकल एंगल बनता है। आप इसको ऐसे बोलिएगा कि लाइट मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है, वहाँ पे क्या होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, यानी वहाँ पे पानी होने का आभास होता है। तो इसका एग्जैक्ट में रीज़न ये होती है कि डेजर्ट में जैसे ही भाप गर्म होती है उठना शुरू करती है, तो जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जैसे ही एंटर होती है तो हमें क्या आभास होता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, यानी पानी होने का आभास लगता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर करिएगा। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर बनेगा मृग तृष्णा या मिराज फॉर्मेशन का राइट आंसर क्या रहेगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैंने आपको बोला है अपवर्तन भी हो सकता है, वहां पे डिपेंड करता है ऑप्शन क्या देते हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 159 भाई, प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हाइगन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो क्या होता है, ये बोलता अभिलंब की ओर झुकती है, टूवर्ड द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हटती है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या रहेगा, ए आपका क्या रहेगा राइट आंसर। तो पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, हो सकता पेपर में घुमा के क्वेश्चन आए, तो सुनिएगा ध्यान से। देखो होता यह है कि मान लेते ये आपके पास क्या चीज़ दे रखी इन्होंने, क्या था, पानी। तो ये मान लेते आपका पानी है और ये मान लेते आपकी हवा है। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल ले लिया, यहाँ से लाइट आ रही है, ये सोर्स है लाइट का। तो बताइए अगर हवा से पानी में गमन करती तो आपको पता है रेयर मीडियम है, इसमें एटम मॉलिक्यूल दूर दूर है, पानी में एटम मॉलिक्यूल थोड़े क्लोज है। तो जब लाइट आएगी तो इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर ये ऐसे नहीं जाती, मुड़ जाती है। ठीक है, और मूर्ति किधर की तरफ है बेटा, नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। नॉर्मल मतलब ये जो ऊपर से 90 का एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि जब लाइट हवा से पानी में गमन करती है तो किधर को मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पर अगर आपको मैं यहां बोल दूं कि जब यहां से बाहर आएगी तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर अभी ऐसे नहीं जाएगी, अभी ऐसे को जाएगी। तो अगर यहां से कोई पूछे आपसे कि अगर लाइट पानी से हवा में जाए तो बताओ किधर को मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से परे, तो ये अब अभिलंब से परे मुड़ रही है। तो इसका मतलब उस केस में आंसर बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट किधर को मुड़ेगी वो डिपेंड करता है इन दोनों मीडियम के ऊपर। अगर ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो समझ जाओ लाइट अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अगर हार्ड से लाइट सॉफ्ट में आ रही है, हार्ड चीज ये है, सॉफ्ट चीज ये है, हार्ड से सॉफ्ट में आ रही है, तो अभिलंब से परे की तरफ लाइट मुड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। हल्के यानी कोई सॉफ्ट चीज है, हार्ड चीज में लाइट एंटर हो रही तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, हार्ड चीज से सॉफ्ट चीज में लाइट आए तो अभिलंब से परे मुड़ती है। ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो फिलहाल आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना कौन सा कथन गलत है। बोलता अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य है वो दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता ये। अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचा दिखाई देता है, ये भी गलत है। परिकिरणन के कारण डूबते और उगते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है।
और इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका सही रहेगा स्कैटरिंग के कारण। एक्चुअल में ये होता है कि जब सूर्य क्या होता है बेटा, देखो जब सूर्य उगता है और जब सूर्य छुपता है, तो आप लोग को पता है कि सूर्य जब उगता है और जब सूर्य छिपता है तो उस समय क्या होता है कि सबसे ज्यादा लाइट को कवर करनी पड़ती है डिस्टेंस। सूर्य के उगते समय और डूबते समय क्या करना पड़ता है, लाइट को सबसे ज्यादा दूरी कवर करनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा दूरी कवर वही लाइट करेगी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और सब ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। तो इसीलिए जो हमें सूर्य छुपते समय और उगते समय कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है। उसके पीछे का रीजन है सूर्य के लाल रंग का स्कैटरिंग होता है, यानी सूर्य के जो लाल रंग है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड होता है, उसकी वजह से ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, वही लाइट हम तक पहुंचेगी क्योंकि उसकी जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की पावर है। ध्यान देना, इस बात को जरूर ध्यान देना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस को जो कवर कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट कर सकती है। तो इसीलिए आप इसको तरह से इसको समझ सकते हैं। 162, प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी पुष्टि किस कथन से होती है, यानी ट्रांसवर्स इन नेचर। तो मैंने पहले भी बोला था लाइट ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, और ट्रांसवर्स नेचर का पता चलता है पोलराइजेशन प्रॉपर्टी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि जो लाइट है वो कैसी है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, जबकि ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य होती है। इस बात को जरूर ध्यान देना, ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ है। स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका टोटल आंसर जो रहता है TIR आपका राइट आंसर है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 164, लाल रंग के कपड़े को आप मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखने पर वो कैसा दिखाई देता है। देखिए, पहली बात आप ये बताओ कि लाल रंग के कपड़े को तुम कहां ले जा रहे हो, तुम ले जा रहे हो मरकरी वाष्प लैंप में। और ध्यान देना, जो मरकरी वेपर लैंप होता है इसमें रेड कलर मिस होता है, इसमें रेड कलर नहीं होता बेटा। ठीक है, इसमें मोस्टली जो कलर होते हैं ब्लू होता है। तो पहले मुझे ये बताइए, मैंने पहले भी तुम्हें एक बारी बताया था कि हमें कोई चीज वही दिखाई देती है जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपने लाल रंग के कपड़े को मरकरी वेपर लैंप में ले गए हैं, तो मरकरी वेपर लैंप की खासियत होती है कि वहां रेड कलर की अब्सेंस होता है उसमें। तो इसका मतलब रेड कलर जब उसमें है नहीं तो रेड कलर तो दिखाई नहीं देगा, रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, तो वो सारे कलर को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और ध्यान दीजिएगा, जो सारे कलर को ऑब्जर्व करता है वो हमें हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। तो इसका सीधा सीधा रीजन सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये समझिएगा कि वहां पे लाल कलर को रिफ्लेक्ट करने का कोई रंग नहीं है मरकरी वेपर लैंप में, इसीलिए हमें वो चीज कैसे दिखाई देगी, ब्लैक दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 165, एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण की लंबाई उसके कद की होगी। देखो, ये एक ऑप्टिक्स का कंसेप्ट है, ऑप्टिक्स के कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा समझे जा सकते हैं बेटा, ये एग्जैक्ट तुम्हें यहाँ पे समझ नहीं आ गया, यहाँ तो मैं आपको थोड़ा आंसर हाईलाइट करके बता दूंगा कि इसका राइट आंसर ये होगा। अदरवाइज ये हमें डिटेल में क्लास में करना होता है, जो हमने कराया भी है, मैंने आपको डिटेल में इसकी क्लास में बताया है कि मिरर कैसे बनती है, कौन सी रियल इमेज होती है, कौन सी काल्पनिक होती है, कौन आभासी बनाता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में है, वो क्लासरूम के लेक्चर में ही समझ आएगा, या फिर जब आपने डिटेल में थ्रोली चैप्टर पढ़ा हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ। तो छोटे दर्पण की लंबाई उसके कद की क्या होनी चाहिए। देखो, बोलता है एक व्यक्ति समतल दर्पण पे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो छोटे से छोटे दर्पण की लंबाई क्या होगी, उसकी हाफ होनी चाहिए। अगर मैं 6 फुट का आदमी हूं और मुझे अपना पूरा का पूरी इमेज किसी मिरर पे देखनी है, तो उस मिरर का जो साइज है वो मेरे साइज का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यानी राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। 6 फुट का मैं हूं तो वहां पे जो मिरर है वो 3 फीट का होना चाहिए, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको सेम आकार का प्रतिबिंब निकालना है, देखो इसके लिए जो राइट आंसर होगा, समतल दर्पण पे भी बन सकता है, अवतल दर्पण पे भी बन सकता है, बिल्कुल अवतल दर्पण पे गलत है, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों में ये बिल्कुल सही होगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, तो डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज है वो कहाँ बन सकती है, रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण बिल्कुल सही है।
उत्तल लेंस और अवतल दर्पण पे बिल्कुल रियल इमेज बनती है, तो इसका जो आंसर है वो पहला ही सही रहेगा। और हमारे आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ध्यान देना इस बात का। तो उत्तल लेंस में इमेज कैसी बनती है, वास्तविक। और ध्यान दीजिएगा, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी होती है, इस बात का ध्यान देना। ये मिरर और लेंस का मेन कंसेप्ट होता है कि जो वास्तविक इमेज होती है वो उल्टी होती है, और जो आभासी इमेज होती है वो हमेशा सीधी ही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, निम्न में प्रकाश का वेग घटते क्रम में बताइए कि इनमें से कौन सा सही ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, हीरे में, कांच में, पानी में। देखो हीरे में स्पीड सबसे कम होगी, उसके बाद कांच में होगी, और उसमें पानी में सबसे ज़्यादा है। ये बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब पहले सबसे ज़्यादा स्पीड वाला चाहिए, तो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला चाहिए हमें, तो फिर तो आपका ये बनेगा पानी। देखो ना बेटा, पानी में लाइट की स्पीड होती है 2.25 इंटू 10⁸ कांच में मैंने बोला 2 इंटू 10⁸। हीरे में तो और भी कम होती है, 1.84 होती है, 10 की पावर कितनी बन गई 8। तो अगर देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड पहले किस में, पानी में, फिर किस में, कांच में, फिर किस में, हीरे में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो यही बना ना। तो यहां से आप लोगों ने एक चीज़ और सीख ली कि भाई लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तो एयर में होती है, निर्वात में होती है वैसे, और सबसे कम कांच, कांच से भी कम किस में होती है, हीरे में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें को एक स्थान पर केंद्रित करता है, ठीक है। तो आप बताइएगा लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है कौन सा दर्पण, समतल दर्पण बिल्कुल गलत है, अवतल दर्पण बिल्कुल सही है। आपने छोटी क्लासेस में भी क्या होगा कि हम एक दर्पण लेते थे और उसके नीचे कागज रखते थे, जैसे ही रेडिएशन उसके ऊपर गिरती थी वो सारी रेडिएशन को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। जैसे ये दर्पण है, यहाँ से लाइट आई तो ये लाइट को एक पॉइंट पर केंद्रित करता है और फिर ये कागज यहाँ से जल जाता था। तो यानी ऐसा दर्पण जो लाइट को एक बिंदु पर केंद्रित करे, आप उस दर्पण का नाम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। पर अगर यही क्वेश्चन लेंस में आ जाए कि बताइए ऐसा लेंस बताओ जो लाइट को सिंगल पॉइंट पे केंद्रित करे, तो ध्यान देना लेंस में जो आपका राइट आंसर रहने वाला बेटा, लेंस में ये उत्तल होता है, उत्तल लेंस। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण में जो लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करे वो अवतल दर्पण होता है, और लेंस में जो लाइट को सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करे उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें उत्तल लेंस का क्वेश्चन नहीं आया पर अगले में हो सकता आ जाए, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन को इस तरह से समझना है। क्वेश्चन नंबर 170, एक अवतल दर्पण के समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता। देखो हमने बोला है कि अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है कैसा, वास्तविक। कैसा होता है, वास्तविक। वास्तविक भी बनाता है और ये आभासी भी बना सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो कैसा इमेज बनाया इसने, वास्तविक इमेज बनाता है, ठीक है। अब बताइए, वास्तविक इमेज मैंने बोली थी कभी सीधी नहीं होती, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी होती है। तो ये बोलता है कि कभी नहीं बना सकता, तो ये इमेज कभी बन ही नहीं सकती। पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत। इस बात को ध्यान देना, जो वास्तविक इमेज होती है वो कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा उल्टी होती है। पर ये बोल रहा है वास्तविक और सीधी बनाता है, तब तो गलत है ये ऑप्शन। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या बनेगा तुम्हारा, गलत बन जाएगा, ये ऐसी इमेज नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 171, किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर नहीं करती लेंस के पदार्थ पे, प्रकाश के रंगों पे, लेंस के व्यास पर, बिल्कुल सही है। तो ये आया फिर वक्रता त्रिज्या पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो लेंस की क्या बोलते हैं, लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी है लेंस के डायमीटर पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 172, सीवी रमन को नोबल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस फील्ड के लिए मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर बच्चा ए है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। और सीवी रमन इंडिया के पहले साइंटिस्ट है, मैं बता देता हूँ ये पहले साइंटिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और इन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। और इंडिया के पहले साइंटिस्ट बने थे, मैंने बताया आपको। वैसे तो उनको भी मिला था आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर को, पर साइंटिस्ट में ये थे पहले। और इन्होंने क्या किया था, 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज।
तो अगर आपसे कोई पूछे रमन प्रभाव की खोज किसने और कब करी थी, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए इंडिया आज भी 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस। तो इंडिया आज भी बच्चा साइंस डे मनाता है, तो किस वैज्ञानिक के नाम पे, वो वैज्ञानिक आपके सीवी रमन। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और नोबेल प्राइज इन्हें 1930 में मिला था। और साइंस डे हम इन्हीं के नाम पे मनाते हैं 28 फरवरी को। और मैं बता देता हूँ सीवी रमन को नोबेल प्राइज के साथ साथ भारत रत्न भी मिला है इन्हें 1954 में, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला है। इंडिया में पहली बार जो भारत रत्न है वो 1954 में दिए गए थे। और 1954 में ये 3 लोगों को मिले थे, जिनमें सीवी रमन भी थे, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे और सी गोपालाचारी भी थे। तीनों को भारत रत्न 1954 में मिला था। और इनमें अगर कभी पहले का जिक्र हो कि पहले भारत रत्न पाने वाले नाम बताइए, तो इनमें जो मोस्टली इसमें राइट आंसर किया जाता है वो किया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हालांकि तीनों को एक साथ मिला है 1954 पे। तो ये फिलहाल सीवी रमन के बारे में मैंने बता दिया। सीवी रमन से रिलेटेड कोई आपसे डाटा पूछे तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 173, आंख के द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है वस्तु के आकार पे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी पे, वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण पर। तो इसका राइट आंसर है बच्चा वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण पर। तो जैसे हम दूर की चीज देखनी हो तो हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। नजदीक की चीज देखनी हो तो हमारा एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मतलब आंख के द्वारा किसी वस्तु का छोटा दिखाई देना निर्भर करता है वस्तु के द्वारा आंख पर बने कोण पे। ठीक है, तो दूर की चीज के लिए मैंने बोला एंगल छोटा बनेगा, यानी चीज हमें छोटी दिखाई देगी। तो नजदीक की चीज देखने को तो एंगल बड़ा बन जाएगा, तो हमें चीज बड़ी दिखाई देगी। तो डिपेंड करता है वो एंगल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर बाहर निकलती है तो बताइए क्या होता है। अविलंब की ओर मुड़ती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। पहली बात है कि इसमें नॉर्मल कहाँ से आया, क्योंकि तो प्रिज्म की बात कर रहे हैं आप, तो नॉर्मल प्रिज्म में नहीं होता। सीधी रेखा में चलती है, ऐसा भी नहीं है। अविलंब से हट जाती है, भी गलत है। आधार की ओर मुड़ती है, बिल्कुल सही है, आधार की तरफ मुड़ती है। मैं आपको इसको डायग्राम से बताता हूँ। अगर ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म होता है, यहाँ से लाइट आए तो आपको पता है बेटा जब लाइट प्रिज्म में एंटर होती है तो ये कितने कलर में टूट जाती है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो इसके 7 कलर में टूट जाती है। ठीक है, 7 कलर में टूट जाती है। और अगर आप देखेंगे ये इस प्रिज्म का बेस है, ये प्रिज्म का बेस है, तो ये किधर की तरफ बेंड हो रही है, बेस की तरफ बेंड हो रही है, बेंडिंग हो रही है लाइट में, बेस की तरफ हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आधार की ओर मुड़ती है। और मुड़ेगी कौन सा कलर, कितना मुड़ेगा, वो डिपेंड करता है इसके कलर पे। तो इसको आगे पढ़ेगा हम। विव ग्योर एक तरीका होता है कि कौन सी लाइट कितनी मुड़ती है, कौन सीधी निकल जाती है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनी होती है विव ग्योर। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आधार के। अच्छा, यहाँ एक और भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये प्रिज्म एक किसका बना होता है, तो ये फ्लिंट कांच का बना होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। निम्न में से किन किरणों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा। ठीक है, एक्स किरणें, रेडियो किरणें, प्रकाश किरणें या फिर गामा किरणें। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, यानी रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ऐसे समझिएगा। इसका जो तरंग धैर्य है बेटा, इसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वेवलेंथ ज्यादा। वेवलेंथ एक्चुअल में इसको बोलते हैं बेटा, अब ये डायरेक्ट तो पूरा नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको, बीच बीच में तो आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। वेवलेंथ का मतलब होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो तरंग की होती है। इसीलिए कहीं से भी गुजरेगी तो कई बार चोटियों से टकराएगी, इमारतों से, बिल्डिंगों से, तो कहीं ना कहीं ये टकराती है। तो ये समझिएगा कि सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन जो होता है वो किस वाले इसमें होता है, रेडियो वेव में होता है। किसमें, रेडियो वेव। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ, अगर पेपर में कोई पूछे कि बताओ किस तरंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो याद करिएगा रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे। और अभी हाल ही में टी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टीवी का रिमोट है, टीवी का जो रिमोट होता है
टीवी के रिमोट में बताइए कौन सी तरंगे यूज होती है। टीवी के रिमोट में जो तरंगे यूज होती है वो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तरंगे यूज होती है जिसको हम अवरक्त तरंगे बोलते हैं। ये अभी टीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी टीवी का जो रिमोट होता है जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें जो वेव यूज होती है वो कौन सी वेव है, इंफ्रारेड तरंगे बोलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त तरंगे। ये टीवी रिमोट में यूज होती है। रेडियो तरंगे मैंने बता दिया, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग करते हैं मोस्टली, और रेडियो तरंगे ही आपके रडार में भी यूज होती है। ये पेपर में भी आता है कि रडार में कौन सी तरंगे यूज होती है, तो आपका जो एक और आंसर बन जाएगा वो रेडियो तरंगे है। ठीक है, रडार में रेडियो तरंगे। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ एक्स किरणें वो सब बच्चे जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करते हैं। ठीक है, गामा किरणों की भी एक खासियत है, यहाँ गामा किरण ऑप्शन में दिया है। गामा किरणों का रिलेटेड क्वेश्चन में बता देता हूं, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किस किरण की होती है। अगर ये पेपर में ऐसे आ गया तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता नोट करिए किस किरण की होती है, गामा किरण की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, कहीं से भी गुजर जाती है बेटा पार, किसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। और दूसरी बात बता देता हूं, गामा किरण में कोई चार्ज नहीं होता। एक और क्वेश्चन, कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा रेज पे कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई इस पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कहीं से भी गुजर सकती है। जबकि अल्फा किरणें, बीटा किरणें ये चार्ज वेव होती है हमारी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था कि डिफ्रैक्शन किसका ज्यादा होता है, रेडियो तरंग का। रिलेटेड क्वेश्चन मैंने 2-4 यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती। ठीक है, विच फिनोमेना इज नॉट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल होती है। पानी में भरी बाल्टी बकेट अपीयर रेज, ये भी बिल्कुल सही है। तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, तो हाँ ये भी सही है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं होती पता। हीरे का चमकना, ये मैंने बता दिया गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि मैंने 2-3 बार आपको बता दिया हीरे का चमकना TIR होता है, ना कि रिफ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 177, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहले तो मैं बता देता हूं जो पेरिस्कोप होता है ये यूज क्या होता है इसका। पेरिस्कोप से क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए ये समुद्र है, ये आपकी पनडुब्बी है, पनडुब्बी से अगर आपने समुद्र का लेवल देखना है या समुद्र से बाहर की चीजें देखनी है तो आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्कोप। तो पहले तो क्लियर हो गया कि पेरिस्कोप क्या होता है। अब क्वेश्चन ये कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जो काम करता है ये करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के ऊपर काम करता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा ए। ओके सबका। और यहां से मैं एक चीज और बता देता, एक बार ये क्वेश्चन जेबीटी के पेपर में पूछा गया था कि जो स्टेथोस्कोप होता है हमारा, स्टेथोस्कोप जो होता है बेटा ये हार्ट बीट के लिए यूज होता है, सबको पता है। डॉक्टर जो गले में लेके चले होते हैं, घूमे होते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो स्टेथोस्कोप में आपने देखा होगा डॉक्टर हार्ट बीट चेक करता है, वो भी रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, पर साउंड का रिफ्लेक्शन होता है उसमें, ध्वनि का रिफ्लेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो आपका राइट आंसर रहेगा ये भी परावर्तन के नियम पे कार्य करता है, पर साउंड की रिफ्लेक्शन होती है उस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 178, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अगर मिरर आपका प्लेन है, पहली बात है कि अगर मिरर आपका प्लेन है तो उसके आपको पता उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप देखो, उसकी रेडियस इनफाइनाइट ली जाती है। अब बताइए जो फोकस होता है बेटा, देखिए अब जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है। ठीक है, सुनना ये रिलेशन होता है, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अब बताइए जब हमें समतल मिरर दिया है तो हम इसकी रेडियस ही इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट रेडियस तो है नहीं। तो जब ये चीज ही इनफाइनाइट होती है तो आप ये बताइएगा फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, यही चीज क्लियर नहीं आपकी, तो आप बोलेंगे अनंत ही होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है।
और ध्यान दीजिएगा यहाँ से न्यूमेरिकल भी कई बार आता है कि अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें दे दिया जाए तो क्या तुम उसका फोकल लेंथ बता सकते हो, तो बिल्कुल बताई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है? द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसको राइट आंसर कर लीजिएगा, एज इट इज रखिएगा। एक दर्पण में हम अपना सीधा आवंतित प्रतिबिंब देख सकते हैं, दर्पण की प्रवृत्ति कैसी होगी? आपको मैग्नीफाई इमेज देखनी है, मैग्नीफाई इमेज आपका अवतल बनाता है, तो ये आप समझ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा शेविंग मिरर, हम जो दाढ़ी बनाने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, या ENT के जो डॉक्टर यूज़ करते हैं मिरर, ठीक है, और ये सब के सब, या जैसे पढ़ने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कोई छोटी छोटी चीज़ें उसको मैग्नीफाई करके देखना है तो हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? अवतल। कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? अवतल। यानी चीज़ों को बड़ा देखना है अगर आपने, तो आप कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे? कनकेव। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? आभासी छोटा, वास्तविक बड़ा, आभासी और समान आकार, देखो सेम साइज का बन सकता है। आभासी भी बनता है क्योंकि आपको पता है इमेज पीछे बनती है, एक्चुअल में स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती, तो आप बोलेंगे आभासी और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बन सकता है, सेम साइज। चलिए नेक्स्ट, दर्पण में यदि चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा है? चेहरा तुम्हें बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों, चेहरा तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा। मैग्नीफाई इमेज कौन बनाता है? अवतल। कौन बनाता है? अवतल बनाता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो मैंने बताया था वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसमें से किस तरंग की है? रेडियो तरंग की है। इससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव की है। गामा रेज मैंने बताया नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, दृष्टि दोषों में और उनके निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? तो बताते हैं निकट दृष्टि के लिए अवतल करते हैं, बिल्कुल सही है, निकट के लिए अवतल ही लेंस यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई दर्पण नहीं यूज करते, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हेरिडिटी के थ्रू चलती है, इसका कोई इलाज नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज नहीं होता तो कोई लेंस नहीं लगता, तो इसका मतलब डी, इनमें से कोई नहीं, सब के सब क्या है? ये सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आपका रहने वाला है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ आजकल जो क्वेश्चन है साइंस के घुमा के आते हैं, जैसे इस तरह से स्टेटमेंटें बनती है। ठीक है, आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे कवर होते हैं अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे। निकट दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण लगेगा? अवतल, सॉरी लेंस कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ये दो क्वेश्चन यहां पे तैयार हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 185, सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य के अंदर। देखो सूर्य के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, सूर्य के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, ये बोलता है विखंडन और संलयन, बिल्कुल गलत है, विखंडन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता बेटा इसमें। रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है सूर्य के अंदर। नाभिक या विखंडन मैंने बताता है कि फ्यूजन नहीं होता। संलयन बिल्कुल सही है, संलयन ही रिएक्शंस होते हैं कहाँ पे? सूर्य के अंदर। और मैंने बताया था आपको एक बारी कि सूर्य के अंदर जो गैसेज होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हाइड्रोजन 71% होती है और हीलियम आपकी 26.5% होती है। इनके बीच जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शन होते हैं? नाभिक या संलयन। तो इसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस होती है। और मैं रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं, सूर्य के जो सतह का टेम्परेचर, ये कई बार एग्जाम में आया है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी एक नोट करिएगा क्वेश्चन। और हाइड्रोजन बम अगर पेपर में आया, हाइड्रोजन बम, कौन सा बम? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आपका नाभिक के संलयन आएगा। एक और क्वेश्चन तुम्हें यहां पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु बम आ गया, अगर आपसे परमाणु बम पूछ दिया तो संलयन नहीं है उसके, इसमें वो विखंडन है। ये आप ऐसे रखिएगा, परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप याद कर लीजिएगा, तब रहेगा आपका नाभिक या विखंडन। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 186, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहने वाला है, दूरस्थ बिंदु के बराबर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट। तो यहां फार पॉइंट की बात हो रही है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर निकट दृष्टि पॉइंट पूछा जाए, निकट दृष्टि पॉइंट अगर ह्यूमन बीइंग का पूछा जाए,
बिंदु पूछा जाए आपसे तो याद करिएगा, मनुष्य का निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। हम लोग जो नजदीक की चीज देख सकते हैं बच्चा, क्लियर विजन में जो नजदीक की चीज देख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। और हमारा जो फार पॉइंट होता है, ठीक है, फार पॉइंट जो हमारा रहता है ह्यूमन बीइंग का, वो क्या रहता है, इनफाइनाइट, अनंत रहता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। मनुष्य की आंख की फोकसिंग होती है, ठीक है, नेत्र लेंस की गति के द्वारा, बिल्कुल गलत है। नहीं, रेटिना की गति के द्वारा, रेटिना की गति तो होती ही नहीं है। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में जो लेंस होता है, यहाँ पे सिलेरी मांसपेशियां होती है। ये सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है, इस लेंस को जब दूर की चीज देखनी होती है तो इस लेंस को पतला कर देती है। जब हमें दूर की चीज देखनी होती है तो ये लेंस को खींच देती है सिलेरी मांसपेशियां, जिससे लेंस पतला हो जाता है। और जब हमें नजदीक की चीज देखनी होती है तो ये लेंस को ढीला छोड़ देती है, जिससे लेंस आपका मोटा हो जाता है और लाइट अंदर कम जाती है। तो इसका मतलब ये रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्वनि तरंग नहीं दर्शाती। ध्वनि तरंग, आपको मैंने बोला था कि जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। पहली बात करिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग कभी भी आपको पोलराइजेशन शो नहीं करती, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि पोलराइजेशन प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स वेव में होती है, जैसे लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी की। इसका जो तरीका होता है वो विबग्योर होता है, ये वाला तरीका इसका होता है सही। कोई पूछे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है बेटा। दूसरे नंबर पे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो सबसे कम वेवलेंथ किस लाइट की होगी अगर पेपर में आए, तो आपका राइट आंसर रहेगा बैंगनी। क्या रहेगा, बैंगनी। सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। और इसका सही ऑर्डर ये रहेगा विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर। क्वेश्चन नंबर 190, दूरदर्शी यंत्र के निर्माण में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो दूरदृष्टि यंत्र यानी टेलीस्कोप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मैग्नीफाई इमेज के लिए। ठीक है, दूरदृष्टि यंत्र के निर्माण में प्रयुक्त, तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया। 192, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस होता है। अब आपको क्या करना, सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस होता है बेटा। देखिए लेंस की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान देना, यहाँ दर्पण नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रही है, लेंस की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन से होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, नोट करिएगा, ये बहुत हाई लेवल में आता है क्वेश्चन। तो इसके लिए बाय टू कन्वेक्स लेंस यूज होता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जिसका नाम ही कंपाउंड है, मतलब दो आपके लेंस यूज होने वाले हैं। 194, किसी उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कोई प्रतिबिंब आपका वास्तविक है तो हमेशा कैसा रहने वाला है, उल्टा रहने वाला है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 195, यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाए तो उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर देखो कहां पे रखते हैं, अगर आप इनफाइनाइट पे, अगर आप ऑब्जेक्ट को, लाइट को इनफाइनाइट पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखी जाए तो उसके उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बनता है सेंटर पे, फोकस पे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चा, बी। ठीक है, ये आपको बच्चा रे डायग्राम से ही ज्यादा एक्सप्लेन होता है। यहां तो तुम्हें फिलहाल ये मैं इतना बता सकता हूं कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्योंकि जब इसके डायग्राम बनाए जाते हैं तो वहां से क्लियर होता है कि कब सेंटर पे इमेज बनती है, कब फोकस पे इमेज बनती है। ये आपके जब आपके रे डायग्राम होते हैं वहां से क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196, अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, आभासी। बी। लेंस की बात हो रही दोस्तों, दर्पण की नहीं है, लेंस की बात हो रही, तो ये आभासी। किसी लेंस की शक्ति का मात्रक होता है द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायोप्टर। आपका राइट आंसर है ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी पावर क्या होगी। देखिए
पावर ऑफ लेंस मैंने बताया था 1/f, एक ये होता है। पावर ऑफ लेंस ये भी होती है आपके पास 1/फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ आपको पता ही है हमेशा मीटर में होती है बेटा, तो साइंस स्टूडेंट को याद आ जाएगा। अगर नहीं भी किसी को पता, साइंस स्टूडेंट नहीं है आप लोग, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ध्यान देना, ये जो एफ है बेटा ये हमेशा मीटर में होता है। तो देख लेते हैं, पहले वैल्यू निकाल देते हैं। डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो बताइए 50 सेंटीमीटर का मीटर बनाओ तो आपको पता है कितना आएगा, 1000। तो 0 से 0 काट दिया, यानी 1/2, 1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1/2 का मतलब है 0.5। तो आप डाल दो इस पर, तो पावर ऑफ लेंस कितनी आएगी, 1/0.5। और आपको पता है अगर इसका मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर कितना आएगा, 10, काट दीजिए कितना है, 2 डायोप्टर। यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो आप न्यूमेरिकल को छोड़िएगा, न्यूमेरिकल को साइड में करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके, अगर देखो जिसने पहले पढ़ी है साइंस तो उसको तो चल जाएगा पता कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है इसमें। अदरवाइज आप ऐसा रखिए बेटा, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा। ये फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है। पावर ऑफ लेंस 1/f होता फोकल लेंथ। अब बताइए f की वैल्यू हमेशा मीटर में होनी चाहिए, ये काय में थी, सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, 0.5 मीटर आया। और 0.5 मीटर को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको पॉइंट हटाना आता होगा, ऊपर क्या लग जाएगा, 10, काट दीजिएगा कितना आया, 2। तो पॉजिटिव में रहती है आपकी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या कर दीजिएगा, इसको प्लस का ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। उत्तल लेंस की शक्ति होती है तो ये आपके उत्तल लेंस की जो होती है नेगेटिव होती है, ए ऑप्शन सही रहेगा। अवतल लेंस की क्षमता, सॉरी उत्तल लेंस पूछा था पीछे एक बार, ये क्या था, पावर ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे किसकी पूछी है, कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये 200 क्वेश्चन का सेट था आपके पास। तो आप लोगों को उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और आप लोग इसको प्रॉपर बच्चा एक बार नोट कर लेना। इसका जो पीडीएफ है वो आप सब बच्चों के पास दिया हुआ है, मैंने बुक्स में दिया हुआ है। और जिसको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा पूरा। ठीक है, ओके, थैंक यू।